चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज देख सकते हैं आपका वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, जो कि देख सकते हैं डेली की क्लास में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है ना। यहाँ पर दिया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये क्वेश्चन आपको डेली मिलता है और ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए। और देख सकते हैं आपका जवाब भी आ गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आई है। तो आप कहेंगे सर ये आई है आपके सौर सेनी से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हमने आपको डेली बताया है कि सौर सेनी में जो आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो पहाड़ी हिंदी है, जो आपकी राजस्थानी है, ये आपके सौर सेनी के अंतर्गत ही आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है बिहारी हिंदी का जो विकास है वो किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। चलिए बताइएगा, जो बिहारी हिंदी है इसका जो विकास है वो किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या। गुड इवनिंग, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिहारी हिंदी, हमने कहा बिहारी हिंदी है आपके मगधी अपभ्रंश से। किससे है? तो आपके मगधी अपभ्रंश से है, मगधी अपभ्रंश से। वहीं पर अगर आपसे पूछे जो आपकी पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी में क्या है, तो आपके अर्धमगधी जो आपकी है वो आपकी पूर्वी हिंदी जो आपकी अर्धमगधी से है। तो दोनों को आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंगिका किस राज्य की बोली है। चलिए आइएगा नए क्वेश्चन के साथ। हमने आपको बताया है कि वो चैप्टर में से बिल्कुल सरल होता है और कोई चैप्टर आपको सरल लगेगा तो कोई कठिन भी आपको होगा, है ना। अब यहाँ पर दे सकते हैं कि जो अंगिका है वो किस राज्य की बोली है। तो अंगिका जो आपकी है भैया किसकी बनेगी? बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है या बिहार की है। अंग महाजनपद जनपद अर्थात बिहार से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो आप कहेंगे बंगाल तो है नहीं है, छत्तीसगढ़ है नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिहार इसका जो आंसर रेडी नंबर है राइट हो जाएगा। थोड़ा आज स्पीड आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, है ना। स्पीड आपकी इस क्लास में पूरी रहेगी, परेशान मत होइएगा। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वो हमरा के खेल ही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है। चलिए बताइएगा कि वो हमरा के खेल ही ना देत रहा है, और ये जो बोली है वो आपकी कहाँ की होगी, ये बताना है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान की तो है नहीं है, ब्रज की भी नहीं है, ये ग्रामीण भी नहीं है। आप कहेंगे सर ये भोजपुरी के अंतर्गत आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी वाला, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले तो नए थे, लेकिन हमारी सीरीज ये आपकी जो हुई है, इस सीरीज के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। 1 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर आना चाहिए। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हाथी होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है ना। चलिए जय श्री राम। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में हस्त स्वर मतलब होते हैं जिनको लघु स्वर बोलते हैं। लघु स्वर को हम लोग यहाँ पर प्राथमिक स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। कई स्वरों के इस प्रकार से इसको नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सर हस्त स्वरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 होते हैं, 7 नहीं होते भैया। कितनी बार आपको बताया गया है, सरल से सरल क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। याद रखिए 4 ही तो होते हैं। हमने कहा है कि भैया छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और जो आपका ऋषि होता है ना, ये आपका होता है। तो ये 4 ही तो आपको होते हैं, कितनी बार बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। कोई भी चैप्टर आपका छूट नहीं सकता है हमारी इस सीरीज में, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, बस आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। देखो दिया है जब एक ही प्रकार की वस्तु है, इसका मतलब कई एक से अधिक वस्तुएं आपकी होंगी और एक ही प्रकार की होंगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु एक ही होती और एक ही होती तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपको बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। चलिए बताइएगा जातिवाचक संज्ञा इनमें से आपकी जो बनेगी वो आपकी कौन सी बन सकती है। चलिए कामायनी है, आम है, रसीला है और वकील दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको देना है 4 में से। तो यहाँ पर देखो कामायनी तो एक ही है, ज़्यादा तो है नहीं है। यहाँ पर देखो आम दिया गया है, रसीला आपका हो नहीं सकता है। यहाँ पर वकील तो आपका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम भी आ सकता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको आंसर यहाँ पर डी नंबर आपको लगाना है, वकील ही लगाना है, याद रखिएगा। क्योंकि आमों में भी कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, बाकी वो भी आएगा जाति में, क्योंकि एक से अधिक आपके होते हैं, कर सकते हैं। हमने कहा भी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर शुद्धता देखा जाए तो आपका बी और डी, है ना, क्या बोलेंगे, बी और डी हो जाएगा। लेकिन आप जब भी आप लगाएंगे तो एक ही लगाएंगे, और एक लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपका आंसर डी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए हाँ, पूरा नंबर आपको मिलेगा, इसमें से कोई डाउट नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में जो दिन दिया है वो आपका शब्द कैसा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और आप कहेंगे जो दिन दिया है वो आपका क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप कहेंगे दिन कैसा है, दिन अच्छा है ना। तो दिन अच्छा है तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, सुपर फास्ट तरीके से आपको आंसर देना है। अब ये समझिए कि आपका मॉक टेस्ट हो रहा है और एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको हिंदी को बहुत ही कम समय में मात्र 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। देखो दिया गया है यहाँ पर पुल्लिंग रास है ना, कुर्सी है, पक्षी है और चील दिया है। पक्षी कैसी है या पक्षी कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर पक्षी कैसे हैं, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी बनेगा, क्योंकि चील कैसी है यही तो आप बोलते हैं, कैसा तो आप नहीं बोलते, चील कैसा है। याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पक्षी कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन इनमें से क्या होता है। एक उर्दू शब्द है, याद रखिए सौदा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो सौदा शब्द दिया है वो कैसा है, तो आपको कहेंगे सर ये जो सौदा है यहाँ पर ये उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या हो सकता है। तो देखिए 11 नंबर आपसे कह रहा है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, नहीं। याद रखिए सौदा का बहुवचन सौदा ही होता है, अर्थात कहेंगे उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सौदा है, दाम है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके हस्ताक्षर है, होठ है ना, दर्शन है, ये शब्द आपके क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, सुपर फास्ट तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में जो मैं का बहुवचन है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर मैं का होता है हम। क्या होता है हम दोनों नहीं करना, हम सब नहीं करना, हम लोग नहीं करना है, क्योंकि मैं दिया है तो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। याद रखिए मैं का होता है हम लोग, हम होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें से वह जो दिया है वो कौन सा सर्वनाम है। चलिए बताना है कि भैया यहाँ पर दिया है वह बहुत अच्छा लड़का है, वह जो दिया है वो आपका सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पर देखो अनिश्चयवाचक है नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं बता रहा है कि कोई अनिश्चित शब्द को बता रहा है। यहाँ पर देखो संबंध भी नहीं बताएगा, निज भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि भैया यह और वह जो होते हैं ये आपके निश्चय होते हैं, अर्थात यहाँ पर आंसर ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में से सर्वनाम का प्रकार बताना है। एक का जवाब हमने दिया है, दूसरे को आपको बताना है। सर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी के साथ होते हैं, है ना। क्लास में बने रहिए, क्लास के अंत में हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, साथ में यहाँ पर स्पेशल सीरीज भी होती है तो उसमें भी क्वेश्चन मिलते हैं। देखो दिया गया है कि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। देखो इस दिया गया है और यह दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी संज्ञा का नाम तो नहीं लिया है। जब संज्ञा का नाम नहीं लिया है तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुषवाचक, यहाँ पर देखा जाए पुरुषवाचक दिया गया है और दिया है अनिश्चयवाचक, तो आपका हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। संबंध नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा निश्चयवाचक, क्योंकि यह कितनी उपयोगी है। तो आपका आंसर क्या होगा, इस पुस्तक को देखो यह कितनी है, अर्थात यहीं से आपका आंसर बन रहा है कि यह जो है बिल्कुल निश्चित है और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विशेषण शब्द आपका नहीं है। चलिए विशेषण शब्द आपका नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहा है लजीला है, लाडला है, लांछन है और लापता दिया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर देखो दिया है लजीला है, लाडला है, लापता है। यहाँ पर बोलते हैं ना कि हम पर हमारे चरित्र पर यहाँ पर लांछन लगा दिया। लांछन जो कि एक पुल्लिंग शब्द आपका है, तो लांछन मतलब होता है निशान या दाग या धब्बा या दोष या ऐब, है ना। तो आप कहेंगे सर लांछन का विशेषण क्या बनेगा फिर, अगर ये लांछन आपका मतलब संज्ञा है तो इसका विशेषण क्या होगा। तो ये इसका विशेषण भी आपका बन सकता है। क्या कोई बता सकता है कि इसका विशेषण क्या होता है, लांछित हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका लांछित हो जाएगा, इसमें आपकी मात्रा चढ़ जाएगी छोटी की, तो आपका ये विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भैया राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द जो दिया है वो आपका है क्या। राम की गाय जो है वो काली है, आप कहेंगे सर काली शब्द जो है वो आपका है क्या। तो काला या काली अर्थात उसके गुणों की बता रहा है, उसके रंग की बात कर रहा है, तो ये रंग बोधक हो गया। और रंग बोधक जो होता है वो आपकी किस में होता है, विशेषण में होता है। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगर आपसे पूछे कि बहुत क्या है ये बताइएगा, अगर हमसे पूछे बहुत क्या है तो बहुत क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये प्राविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत हो जाता वो प्राविशेषण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया आपको बताना है। अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है और बिल्कुल देखते ही आपको आंसर लगना चाहिए, इसमें भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि जब भी कभी बूंद बूंद शब्द दिया है, बूंद बूंद पानी बरस रहा है, नल से बूंद बूंद टपक रहा है, अर्थात ये क्या है, आपकी क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्रिया विशेषण है। क्योंकि भैया टब को पानी से भरना है, बेटों को खाना खिलाना है, चाची ने मुझे पत्र लिखा है, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा। उठाना, और उठाना का आपसे कह रहा है अकर्मक रूप इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपके 18 में से उठाना, इसका अकर्मक क्रिया बना दीजिए।
चलिए, उठवाना तो भैया द्वितीय प्रदार्थक हो जाएगा ना, ये द्वितीय प्रदार्थक हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर उठाए का कोई मतलब नहीं, उठाया भी नहीं है, आप कहेंगे सर उठना, यहाँ पर उठना क्या हो गई है, ये अकर्मक क्रिया हो गया है। अगर ये पूछता कि इसका जो आपका द्वितीय प्रदार्थक है वो उठवाना उठवाया, ठीक है, ये आपका बन सकता है। तो इसलिए आंसर आपको डी जाना है, याद रखिए ये अकर्मक क्रिया हो गया उठना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कारक चिन्ह दिया गया है ना, करण कारक किस वाक्य में है। करण क्या होता है, करण कारक का जो पहचान होती है वो क्या होती है बताइएगा। करण कारक में पहचान क्या होती है, करण में क्या होता है, आप कहेंगे सर करण में देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, से कामा द्वारा होता है करण, है ना। तो आप कहेंगे सर राम को नहीं होगा, राम की पुस्तक दिया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, करण से कामा, है ना। तो आप कहेंगे से शब्द हो गया, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जहाँ ना समझ में आए तुरंत बताइएगा, हमने बता भी दिया है, जहाँ भी समझ में नहीं आता है तुरंत कमेंट करिएगा, देर मत लगाइएगा। देखो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, है ना, जब आप देख लो तभी यकीन करना है, किसी की कानों बात सुनी बात पर यकीन नहीं करना है। यहाँ पर रेखांकित में से आपसे बताना है कि आपका जो रेखांकित पद में से कारक है वह कौन सा है। यहाँ पर रेखांकित नहीं दिया है, हम आपको रेखांकित कर देते हैं, कानों सुनी, इस पर फोकस करना है। कानों सुनी में आपसे कह रहा है, तो भैया कानों सुनी में जो रेखांकित है इसमें से कारक पूछा गया है, क्या हो जाएगा। क्या कर्ता कारक हो सकता है, ये कर्ता का कार्य कर रहा है, नहीं। याद रखिएगा करण से या कानों से सुनी, है ना, कानों से सुनी, तो या कानों के द्वारा सुनी गई बात, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आंसर कौन है, ये करण हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो हर एक बच्चे को यहाँ पर आपके जो यहाँ पर कारक है वो सबके तैयार हैं, किसी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका जवाब गलत हुआ हो, सबके सही हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में से काल बताना है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग काल में से, क्योंकि काल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। यहाँ पर देखो सुरेश गीत गा रहा था, अब ये क्रिया बताइएगा पूरी हो गई है कि अभी अधूरी है। तो आप कहेंगे ये सारी जो क्रिया है वो आपकी अधूरी है, ये नहीं पता चल रहा है कि वो पूरी तरीके से गा चुका है, अभी नहीं। तो आप कहेंगे ये अपूर्ण है, जब क्रिया पूरी ना हो तो अपूर्ण होता है, और था दिया गया है, तो आप कहेंगे ए नंबर हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आपका दिया गया है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। चलिए यहाँ पर देना है मैं खाना खा चुका था, वाक्य में से भूतकालिक भेद बताना है। चलिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं, तो समझेंगे कि आप लोगों को जो आपकी यहाँ पर भूत है अर्थात जो आपकी काल है, काल से संबंधित आपके सभी क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। देखो हमने कहा जब चुका था, चुकी थी, मतलब काम आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जब काम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये पता नहीं चलता है कि क्रिया अभी हुई है या बहुत देर पहले हुई है, इसका मतलब है कि चुका शब्द लगा दिया है तो क्रिया पूरी हो गई है ना। तो आप कहीं जब पूरी हो गई तो ये आपका हो गया पूर्ण भूतकाल। लेकिन अगर यही होता कि मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाया था, है ना, या खाया हूँ, तो यहाँ पर जो शब्द आपका हो जाएगा, अगर चुका नहीं होता तो आपका आसन हो जाता, मतलब खाने संबंधी जो होती क्रिया आसन में होती, लेकिन जब चुका शब्द लगा देते हैं मतलब ये काम काफ़ी देर पहले हो चुका है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया भाववाच्य आपको छांटना है, यहाँ पर भाववाच्य जो आपका इनमें से कौन है। चलिए 23 नंबर आपसे कह रहा है, और 23 को ऑप्शन में से क्या बनेगा। दिया गया है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, यहाँ पर नहीं होगा। इसमें तो भैया देखा जाए तो आपका कर्मवाच्य है, तोते से उड़ा नहीं गया है, अशोक ने आइसक्रीम खाई है, चोर पकड़ा गया है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या लगाया जाए। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है, उसके साथ नहीं लिखा है। और जब भी कभी अकर्मक हो, याद रखिएगा, जब भी कभी अकर्मक क्रिया हो और उसके साथ यहाँ पर निगेटिव लगा हो, नाट लगा हो, वही आपका आंसर भाव हो जाता है, और आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य चिन्ह में से कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, आप लोग लगा दीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन जो आपका होता है, कभी एक ऑप्शन हटा देता है, कभी ऑप्शन दोनों ही दे देते हैं, लेकिन सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अब चला जाए। रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में आंसर आपको डी लगा देना है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आंसर आपको डी लगाना है। बाकी अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ होता तो सीधा आंसर आप ए नंबर लगा देते, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पूछा गया है। अब परिमाण का मतलब आप लोग जानते होंगे, परिमाण का मतलब क्या होता है। कह रहे सर्वदा दिया है, सर्वत्र दिया है, गलत दिया है। अब आप कहेंगे सर इतना हमारे नंबर आ रहे हैं, इतना मैंने खाया,
अर्थात इतना शब्द जो दिया गया, इतना सर्वदा क्या बोलेंगे, सर्वत्र नहीं बनेगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि परिमाण, और परिमाण वही होगा जो कम ज़्यादा इतना उतना बोलेंगे, है ना, कि इतना तो मैंने पढ़ लिया है, मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया है, मैंने इतना पढ़ लिया है, इससे तो एग्जाम निकल जाएगा। तो इतना शब्द क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आगे बढ़िए। तो देखो परिमाण हो गया ना इतना, अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वो वाक्य में से अव्यय पूछा गया है। अब अव्यय का मतलब आप लोग समझ जाते होंगे, हमने कहा कि भैया कटोरा भर दूध पिया, अव्यय ऐसा आपका दिया गया है जो आपके सेंटेंस को शुद्ध अच्छा बना रहा है, लेकिन अगर हटा लिया जाए तो भी दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उसने कटोरा भर, और भर शब्द ही क्या है, ये संबंध के साथ साथ ही क्या है, एक अव्यय है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये संबंध अव्यय आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए तत्सम आपको बता देना है, जहाँ भी कभी रा ऊपर लगा हो, यहाँ पर ऋषि ऐसे लगा हो, या किसी शब्द में यहाँ पर ऐसे रा लगा हो, अर्थात किसी प्रकार का रा मिल जाता है तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी हमने कहा अगर ये ऑप्शन ना होता तब क्या करते, अगर ये ऑप्शन ना होता तब क्या करते। देखो क्या होता है, आयोग कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे रख देते हैं जिसमें से फोकस ज़्यादा करा देता है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि सही कौन करवाना है। मान लो अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम कहते हैं सर माता जो आपका है, माता ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जब कभी माता ऑप्शन नहीं होता है तो मात्र जो होता है, मात्र यहाँ पर क्या हो जाता है, वो भी आपका तत्सम हो जाता है। तो आप कहेंगे सर मात्र नहीं है तो माता हो जाएगा, बाकी यहाँ पर अमृत दिया है तो कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द दिया है, अटारी का तत्सम क्या होता है। चलिए बताना है कि अटारी का तत्सम इनमें से क्या दिया गया है। अटारी, अटारी जानते हैं छत, और छत को हम लोग बोलते क्या है तत्सम में, तो अटारी भैया हो गई क्या, यहाँ पर इसका तत्सम अट्टालिका, क्या हो जाएगा, अट्टालिका कहीं दिया है। अट्टालिका जो दिया है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर या डी नंबर। अट्टालिका जो सही है आंसर सी वाला या डी नंबर। देखो यहाँ पर अट्टालिका, अट्टालिका कौन सा आंसर बन रहा है, डी वाला बन रहा है ना, सी नंबर कहाँ बन रहा है, ये वाला आंसर बन रहा है आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अब आप बताइएगा कि अहि का पर्यायवाची होता क्या है, अहि का पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर अहि की अगर हम बात कर लिया जाए, है ना, यहाँ पर अहि की अगर हम बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अहि मतलब होता है, यहाँ पर देखो उरग होता है, उरग को हम लोग सरीसृप भी कहते हैं। इसको यहाँ पर देखो सिंदूर है और आपका यहाँ पर दिया है पौनास भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपका पौनास भी होता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो सिंदूर दिया है, सिंदूर ये होता किसका है, बता सकते हैं सिंदूर किसका होता है। याद रखिए सिंदूर होता है हाथी का, किसका होता है, तो सिंदूर कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। बाकी याद रखिए शाम की पर्यायवाची में उरग होता है, सरीसृप होता है, भुजंग होता है, विषधर होता है, ब्याल होता है, पौनास भी होता है, फणी भी होता है, पनंग भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर ये सभी क्या है, अहि है, और सिंदूर होता है, हाथी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर ओघ का पर्यायवाची क्या है। चलिए काहे रो रहे हो भैया, क्या दिक्कत होएगा, हैं काहे रो रहे हो, बताओ दर्द कुछ कर रहा है क्या। चलिए बताइएगा ओघ का पर्यायवाची क्या होता है, ओघ किसे कहते हैं। ओघ जो कहा जाता है वो कहते हैं ढेर, क्या हो जाता है, ढेर को कहते हैं। याद रखिएगा ओघ जो दिया है वो ढेर है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया और अदर जो आपके शब्द है, ढोंग है, ढीठ है और ढेरा है, ये इसमें से आपके नहीं होंगे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है वो विलोम शब्द दिया है कि इनमें से कौन शब्द आपका विलोम है। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनमें से विलोम होगा। जो कि यहाँ पर अभिज्ञ दिया है, विज्ञ दिया है, विज्ञ दिया है और अनभिज्ञ दिया गया है। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर में से हो जाएगा। यहाँ पर बेस्ट आंसर आपका देखिए आपका अनभिज्ञ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों में से कोई विलोम नहीं लग रहा है आपको। चलिए ये तो आपका है अनभिज्ञ, तो इसमें लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन भैया आपका जो आंसर और भी दिख रहा है अभिज्ञ वाला, तो अभिज्ञ वाला भी तो आपका है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, क्योंकि अनभिज्ञ का जो विलोम होता है, अनभिज्ञ का जो विलोम होता है भैया वो अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम जो होता है वह अभिज्ञ होता है। अच्छा डी है, चलिए डी है, हो सकता है नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक हैं, देखो अभिज्ञ है, भिज्ञ है, विज्ञ है ना। देखो इसी प्रकार का ही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है अभिज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर क्लियर आपका हो जाएगा
कि भैया अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है, देखो यहाँ पर भिज्ञ होता है और भिज्ञ के साथ साथ जो आपका अभिज्ञ दिया है दोनों होता है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो आपका आंसर था वो बिल्कुल सही था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए और सी दोनों हो जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्सा मतलब होता है रोष, है ना, गुस्सा मतलब होता है रोष होता है। तो आप कहेंगे गुस्सा मतलब क्रोध हो गया, गुस्सा मतलब अमर्ष हो गया, अमर्ष हो गया, गुस्सा मतलब यहाँ पर रोष हो जाएगा, लेकिन अपकर्ष नहीं हो सकता है ना, अपकर्ष नहीं होगा। याद रखिए अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति। क्या होता है? अवनति। यहाँ पर उत्कर्ष मतलब होता है उन्नति करना और अपकर्ष मतलब होता है कि आप उन्नति के मार्ग पर नीचे चले गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी इनमें से कौन सा है। गेह के समानार्थी आपको बताना है कि भैया यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखा जाए तो भैया गेह का समानार्थी होता क्या है, देखो तम दिया है तो होगा नहीं, सभा आपका होगा नहीं, तो कहेंगे सदन भवन निकेतन, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उपयुक्त में से शब्द आपको बताना है कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं क्या। विवेकी कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं या दुर्जय कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये होता है अविवेकी, है ना, अविवेकी जो होता है ये होता है भले बुरे का जिसे ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी कहते हैं, जिसके विवेक ना हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा। अब अविकल है नहीं है, अनिधार्य भी आपका है नहीं है। अब यहाँ तो आंसर या तो अनिर्णय हो जाएगा, निर्णय की बात आपका दिया ये नहीं होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा कि जिसका निवारण ना हो उसे अनिवार्य कह देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ इनमें से कौन है। अंग अंग फूले न समाना मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है गुस्सा होना, दुखी होना या बहुत आनंदित होना, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। कभी खुशी कभी गम, है ना, कभी इसी क्लास में किसी के चेहरे में खुशी होती थी और कभी किसी के चेहरे में यहाँ पर दुख भी होता है। तो यहाँ पर खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कहेंगे सर अंग अंग फूले न समाना मतलब बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारों पर पैर रखना इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। मूर्ख होना इससे मतलब आपका है नहीं है, समझदार होना क्या ये भी सही है, नहीं सही है। यहाँ पर दिया है आपका आंसर है कि भैया अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना, है ना, जोखिम मोलाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। हाँ यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है। कपट, कपट मतलब क्या होता है, धोखा होता है। तो धोखा आपका ये है नहीं है, धोखा यहाँ पर दिया है, लेकिन कपाट दिया है और दराज होता नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा कि कपट मतलब धोखा होता है और कपाट मतलब होता है दरवाजा होता है, कभी किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कच्छ का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि कच्छ का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो कच्छ का देखो यहाँ पर कमरा तो होता है, कमरा होता है, कमरा होता है, लेकिन कांच नहीं होता, किनारा नहीं होता है, तांबा नहीं होता। यहाँ पर कच्छ का अर्थ कमरा और कांख जरूर होता है, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और भी आपके शब्द होते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहे हैं अधिमानता में उपसर्ग क्या है। अधिमानता में उपसर्ग बताना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है अधिमानता में उपसर्ग इनमें से कौन है बताना है। तो अधिमानता में मानता शब्द क्या निकलेगा, मूल शब्द निकलेगा, तो बचा स्टर शब्द कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अन उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है। अन उपसर्ग से बना शब्द आपसे जो है वो क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अन उपसर्ग से बना है, अनुचर है, अनुपमा है, अंतर है और अनुत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा 42 नंबर, जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अनुधनचर। ठीक है, अनुधनचर हो जाएगा। और अगर आप इसमें से अनु निकाल लेंगे तो उपमा शब्द निकलना चाहिए, जो कि आपका नहीं निकल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो निकाल लिया है। अंतर में तो आपका बन ही नहीं रहा है। और अगर आप डी की ओर जा रहे हैं तो देखिए डी नंबर में अगर आप जोड़ेंगे तो अगर आप बोलेंगे अनुधन उत्तर, क्या बोलेंगे, अनुधन उत्तर, तो भैया आपको यहाँ पर जो ऊ आया है कहाँ से आ गया है, इसी का तो ऊ आपने यहाँ पर रख दिया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऊ है आपने इस वाले को ले लिया है, तो ये भी आपका शब्द नहीं बन रहा है और ये भी सही नहीं बन पा रहा है।
अगर ये छोटा ऊ इसके साथ नहीं लगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुधन चर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। अभी भी किसी को दिक्कत? चलिए, अभी भी किसी को दिक्कत, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहे थे। चलिए, हमने कहा अनुपमा में अगर उपमा शब्द निकालते हो तो मूल शब्द निकलेगा, लेकिन जो छोटा ऊ की मात्रा है वो इसके साथ है, और अगर अनु निकाल दोगे तो उपमा शब्द बनेगा नहीं, एक मूल शब्द निकलना जरूरी होता है, याद रखिएगा। जब भी कभी उपसर्ग हो या प्रत्यय हो तो उसमें से याद रखिएगा एक अर्थ निकलेगा, और वो अर्थ होगा मूल शब्द। तो इसमें मूल शब्द नहीं निकल रहा है, अंतर में तो कोई मतलब नहीं है। अनुधन उत्तर होता है, और उत्तर के साथ आपने पहले से ही ऊ निकाल लिया है, तो ये तो अन निकल आएगा, इसमें से अन निकल आएगा, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आहट, आवट और आस ये किस प्रकार के तद्धित हैं। यहाँ पर दिया है आहट, आवट और आस ये किस प्रकार के तद्धित हैं, तो हमने कहा सर ये भाववाचक होती हैं। भाववाचक है तो आप कहेंगे सर ये क्या है, संज्ञा है, और हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम और आपके विशेषण ये होते हैं तद्धित प्रत्यय। आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब तद्धित मतलब आप समझ जाइएगा, या तो वो शब्द संज्ञा होगा, या तो वो शब्द संज्ञा होगा, या तो आपका सर्वनाम हो सकता है, या तो सर्वनाम हो सकता है, या तो यहाँ पर विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है। अब देखिएगा वार्षिक दिया है, भिड़ंत, भिड़ंत क्या है, क्रिया है, लड़ाई क्या है, क्रिया है, मिलना क्या है, क्रिया है। आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर वार्षिक जो आपका है। तो भैया वार्षिक शब्द यहाँ पर देखा जाए तो इन क्रियाओं से क्या है, भिन्न है, तो आप कहेंगे सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये हो गया तद्धित प्रत्यय, क्योंकि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद प्रत्यय लगा होता है उसे तद्धित कहते हैं, और ये तीनों ही क्रियाएं हैं, क्रिया के साथ जो प्रत्यय होता है उसे कृदंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि संधि विच्छेद बताना है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद पूछा गया और आप कहेंगे पुष्पधन अंजलि, और अंजलि सही लिखा जाएगा कौन, तो पुष्पधन अंजलि। यहाँ पर देखो अंजलि लिखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पुष्पा शब्द लिखा है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये भी आपका बनेगा नहीं, और ये तो आपका है नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है वो आपकी बड़ा की मात्रा निकलेगी, और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ संधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विद्याधनालय, इसमें से विद्यालय जो शब्द है इसमें संधि कौन है, मात्रा कौन सी है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ स्वर संधि में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर दीर्घ वाला ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से संधियों में से आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, किसी का क्वेश्चन संधियों में से गलती नहीं होती है क्या किसी को, अभी भी किसी को अगर संधि में दिक्कत होती तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपको इसकी बेसिक की क्लास भी मिलेगी, बाकी आपको मॉर्निंग में 8 बजे जो क्लास है वहाँ पर संधि वाला जो टॉपिक है वो कराया गया है, तो संधि वाले टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, बाकी अभी नहीं हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चक्र, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिया जाए है चक्रपाणि दर्शनार्थ में समास में यहाँ पर पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य पूछा गया है, समास इनमें से है क्या। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। चलिए बताइए भैया, ये क्वेश्चन जो आपका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, याद रखिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया चक्रपाणि अगर होता इतना, अगर चक्रपाणि अगर इतना होता तो हम लोग बहुब्रीहि समास में आते, क्या बहुब्रीहि समास में आते। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो दिया गया है चक्रपाणि दर्शनार्थ, दर्शनार्थ शब्द जो दिया है दर्शनार्थ ये है अव्ययी भाव, अर्थात दर्शन के अर्थ में है, किसमें, दर्शन के अर्थ में है। तो जब चक्रपाणि के दर्शन में हो तो हमेशा ये अव्ययी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए इसमें से क्या करना है, आपको ऑप्शन सी लगाना है, ये अव्ययी भाव समास है। एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यही एक ऐसा उदाहरण है जिसको देखकर हम लोग हमेशा बहुब्रीहि लगाते हैं, बाकी ये बहुब्रीहि में नहीं आता है, ये आता है अव्ययी भाव में आता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक साथ विग्रह जब इस तरह से होता है कि चक्र है पाणि जिसके, उसके दर्शन के अर्थ में, क्या चक्र है पाणि जिसके, ये इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं जिनके हाथ में क्या है, चक्र है। ठीक है, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं जिनके हाथ में क्या है, चक्र है। तो इसलिए पूरा शब्द इस प्रकार से निकालेंगे तो ये अव्ययी होता है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है धीरे धीरे में समास क्या है, धीरे धीरे में समास क्या है, यहाँ पर बताना है, इसका आंसर क्या है। चलिए देखो धीरे धीरे में समास है और आपका है क्या, तो हमने कहा भैया धीरे धीरे, है ना। अब आप बताइएगा क्या गड़बड़ी आपसे हो सकती है,
नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कल भी इस क्लास में बताया था कि धीरे धीरे रोना रोना, है ना, यहाँ पर जैसे धड़ाधड़ बड़ा भड़, है ना, दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं, और जब भी दुरुक्ति वर्ण होता है तो आपके अव्ययी भाव समास में ही आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद इनमें से कौन है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, है ना। तो भैया यहाँ पर कह रहा है ये शब्द है क्या, संयुक्त वाक्य होता तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके और शब्द आपको दिया होता, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा होता। मिश्र वाक्य में होता तो कहीं ना कहीं की दिया होता, कॉमा दिया होता। आज्ञा तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रचना के आधार पर 3 ही होते हैं, संयुक्त होता है, सरल होता है, मिश्र होता है। नीली कमीज वाले छात्र को ये कलम दे दो, इसमें जो आपके 2 ही सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है, और जब एक ही सेंटेंस है तो आप कहेंगे सर ये सरल वाक्य है। क्या है ये सरल वाक्य आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है। उसने कहा, इतने में सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, इतने में क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है, उसने कहा, ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस पूरा कब होगा, जब इसको भी मिलाएंगे। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, इसका मतलब है कि एक संज्ञा उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से मिलेगा तभी ये क्रिया बनेगी। तो एक ही शब्द जो होता है वो आपके मिश्र में होता है, याद रखिए। इसका जो आंसर बनेगा वो सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब एक आश्रित उपवाक्य होता है ना, जो उसके साथ पूरा होकर बनाता है। यहाँ पर देखो हमने बताया था कुछ आपके पॉइंट होते हैं, जैसे कि जैसा, वैसा, जो, जब, तब, क्योंकि, यदि, ये शब्द आपको मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता इनमें से कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता आपका बनेगा इनमें से 28 में से ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएंगे कालिदास, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीर किसके शिष्य थे। चलिए बताइएगा कि जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे 29 नंबर में। कबीर जो थे वो आपके रामानंद, कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो आपकी है इनमें से कौन सी बन सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी कामायनी है, कामायनी आपका आंसर बनेगा। सर्वश्रेष्ठ रचना में जो आती है वो कामायनी होता है, इनका महाकाव्य है जो कि 15 सर्गों में आपका शुरुआत है, ठीक है। उर्मिला के रचयिता आपकी कौन है, उर्मिला के रचयिता यहाँ पर पूछा है, उर्मिला के रचयिता कौन है 31 नंबर में। उर्मिला के रचयिता बताना, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। सभी लोग बताइएगा उर्मिला के रचयिता क्या बनेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। उर्मिला के रचयिता कौन है। चलिए जिसका भी जवाब आ रहा है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, जिसका भी जवाब आ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, उनका जवाब यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। जिनका भी जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान आ रहा है उनका जवाब गलत दिया है। और जिनका भी जवाब यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर ए नंबर बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो याद रखिए उर्मिला, है ना, उर्मिला जो आपके रचयिता हैं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको ए लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि नमक का जो दरोगा है इस कहानी की रचयिता कौन है। आपने पुलिस एग्जाम का पेपर दिया होगा और पुलिस एग्जाम के पेपर में आप देखे होंगे चारों शिफ्ट में से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बना है। किससे बना है, तो यहाँ पर नमक का दरोगा जो आपका है ना, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से एक रचना जरूर पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। अतीत के चलचित्र रचनाकार पूछा है, तो अतीत के चलचित्र हो जाएंगे आपके महादेव वर्मा के द्वारा, ये आपका है ना, आंसर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित काव्य इनमें से कौन है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि जिनमें जो आपके हैं वो आपके क्या बनेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए 34 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो बनेंगे। चीप की दावत जो कि कहानी है इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन है। चीप की दावत के कहानीकार इनमें से पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि 35 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भैया ये है आपके भीष्म साहनी, क्या बनेंगे, भीष्म साहनी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो भैया 50 क्वेश्चन में से जो स्टार्टिंग में हमने एक मॉडल पेपर लिया था और डेली मॉडल पेपर आपको लेते हैं, उसके बाद कुछ आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी आपको ऐड होते हैं। तो ये बताइए 50 में से आपका स्कोर कितना गया है। हमने कहा कि मॉडल पेपर लगाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए आइए। ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि चलो दिन में हमने यहाँ पर 4 मॉडल पेपर लगा लिया, इनकी भी क्लास देख लिया और हमारा दिन जो धन्यवाद हो गया है, दिन हमारा बिल्कुल अच्छा हो गया। नहीं, याद रखिए अगर आपने एक मॉडल पेपर लगाया है तो उसमें जो कमियाँ रही उन कमियों को ढूंढिए कि हमसे क्या कमियाँ थी, हमसे क्या गलतियाँ थी, उन चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान जरूर देना है ना। तो 50 में कितना स्कोर गया है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।